Now moving to the next question, that is question number 21. Regarding Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana, consider the following statements. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन 24 फरवरी 2020। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2020 को लॉन्च की गई। इट इज़ सेंट्रल सेक्टर स्कीम 100% फंडेड बाय द गवर्नमेंट। अंडर द स्कीम एन इनकम सपोर्ट ऑफ 6,000 पर ईयर इज प्रोवाइडेड टू ऑल फार्मर्स। ठीक, अब आपको फाइंड करना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम मैंने आपको बताया 100% होता है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम 100% फंडेड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ना जब सेकंड ऑप्शन करेक्ट है तो यू कैन एलिमिनेट ऑप्शन ए, दैट इज ओनली वन। ओके, नाउ नेक्स्ट, अंडर द स्कीम एन इनकम सपोर्ट ऑफ 6,000 पर ईयर इज गिवन टू फार्मर्स, करेक्ट। हर साल 6,000 रुपया किसानों को दिया जाएगा, ये भी सही है। अब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 जब सही है तो यू कैन एलिमिनेट बी ऑप्शन, बी आप हटा सकते हैं। ऑप्शन 1 कह रहा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2020 को शुरू की गई, ये गलत है, ये 2019 में शुरू हुई थी। गोरखपुर से इसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनॉग्रेट किया था इसको, और ये किसानों के वेलफेयर के लिए, जहाँ किसानों को सालाना हर साल एनुअली 6,000 रुपये देने की बात थी। तो यहाँ पर द राइट ऑप्शन इज सेकेंड एंड थर्ड, दैट इज द सी ऑप्शन। तो इस तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलते हैं स्कीम से, बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से, इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट से, जैसे हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह डिस्कस किया। तो ये लेवल इस तरीके से आप वहाँ पर क्वेश्चन पाएंगे। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर who invests in the e-projects usually during an early stage is, एक कोई व्यक्ति जो निवेशक है जो प्रोजेक्ट में निवेश करता है शुरुआती दौर में, उसे क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर, फाउंडर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल। इट्स वेरी सिंपल। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुप गया। जब क्वेश्चन कह रहा है कि एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर की जब वो बात कर रहा है तो आप पहले तो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन ही हटा दीजिए कि वो कैपिटल की बात ही नहीं कर रहा, तो फाउंडर कैपिटल और वेंचर कैपिटल तो होगा ही नहीं। अब आंसर या तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर होगा या एंजल इन्वेस्टर होगा। तो देखिए कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर वो होता है जो इन्वेस्ट करता है और एक स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्ट करता है कि आगे चल करके हमको इसे टेक ओवर कर लेना है, तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर कहलाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अर्ली स्टेज में जो इन्वेस्ट करे, तो अर्ली स्टेज में जो इन्वेस्ट करते हैं उनको एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं। जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं या जो अर्ली प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, दोज इन्वेस्टर्स आर नोन एज एंजल इन्वेस्टर्स। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22 इज योर सी, दैट इज एंजल इन्वेस्टर्स। अभी बहुत न्यूज़ में भी था, एंजल टैक्स बहुत न्यूज़ में था, तो एंजल इन्वेस्टर इसका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम? आयुष्मान भारत स्कीम से क्वेश्चन ये है आपका। ऑप्शन कह रहे हैं देयर इज नो कैप ऑन फैमिली साइज एंड एज, फैमिली साइज और एज की कोई बाध्यता नहीं है। द स्कीम इंक्लूड्स प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो स्कीम है वो हॉस्पिटलाइजेशन के सारे खर्चे उठाएगी। सी ऑप्शन, आर डिफाइंड ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस प्री हॉस्पिटलाइजेशन विल ऑल्सो बी पेड टू दी बेनिफिशरीज, जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस होगा वो भी आयुष्मान भारत में है। और डी ऑप्शन है द स्कीम प्रोवाइड्स अ बेनिफिट कवर ऑफ ₹10 लाख पर फैमिली, मतलब जो स्कीम बेनिफिट है उसमें 10 लाख का जो कवरेज है वो हर परिवार को दिया गया है। तो आयुष्मान भारत योजना आप जानते हैं भारत सरकार का बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जहाँ जो गरीब वर्ग है उसको एक इंश्योरेंस कवर देने की बात है, हेल्थ इंश्योरेंस की, क्योंकि जनरली हमारे देश में हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है बहुत ही एक तरीके से साइडलाइन पॉइंट होता है, उसको आदमी सोचता ही नहीं है, और हमारे देश में अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा हेल्थ, किसी को अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती है, और राइट टू हेल्थ इज़ अ फंडामेंटल राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट निकाला कि जो गरीब वर्ग है उसको भी हमें हेल्थ कवरेज देना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस देना चाहिए। तो आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया गया,
जहां पर गरीब परिवार को हेल्थ कवरेज की बात है। उसमें कोई फैमिली साइज का और एज का बाउंडेशन नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर ये सही फीचर है। क्वेश्चन में है इज नॉट अ फीचर, मीन्स उसका फीचर नहीं है आयुष्मान भारत योजना का, ये विशेषता ना हो, ये हमें निकालना है। ए तो विशेषता है, ए इज अ फीचर ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। बी भी फीचर है कि हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस सब होंगे उसमें, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी होंगे। द राइट आंसर इज डी, क्योंकि जो बेनिफिट कवरेज है वो 10 लाख का नहीं 5 लाख का है। ओके तो जो आयुष्मान भारत योजना में जो स्कीम में जो कवरेज है इंश्योरेंस, दैट इज ऑफ नॉट 10 लाख, दैट इज ऑफ 5 lakhs। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फाइनेंस कमीशन इज नॉट ट्रू। देखिए जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन को बहुत ऑनेस्टली आप पढ़ें, डोंट बी इन हरी, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। इस बात को देखना है कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा, करेक्ट, इनकरेक्ट, ट्रू, नॉट ट्रू, और ज़्यादातर वो हाईलाइट कर देता है क्यों क्या पूछ रहा है। अगर उसने नहीं किया तो प्लीज़ आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे नॉट ट्रू पूछेगा, आप ट्रू टिक करके चले आएंगे। यही वो सिली मिस्टेक्स होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में जो हम करते हैं, और इसीलिए जनरली हमसे आए क्वेश्चन भी, इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो ये सिली मिस्टेक्स हमको रिड्यूस करने, मिनिमाइज करने हैं टू इंश्योर योर सिलेक्शन। क्लियर। अब इस क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे आप, तो एग्जाम पूछा जा रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फाइनेंस कमीशन इज नॉट ट्रू, असत्य है, नॉट ट्रू। पहला, इट रिकमेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, ये केंद्र राज्य के बीच में करों के बंटवारे पर सुझाव देता है। बी, इट रिकमेंड्स द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द ग्रांट इन एड ऑफ रेवेन्यू ऑफ स्टेट्स, ये राज्य के राजस्व में ग्रांट इन एड पर सुझाव देता है। इट रिकमेंड्स मेजर्स टू आर्ग्यूमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट, राज्य की संचित निधि को मजबूत करने पर यह सुझाव देता है। इट रिकमेंड्स मेजर्स रिगार्डिंग द सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सरकार के एम्प्लॉयज़ की, कर्मचारियों के वेतन के संबंध में सुझाव देता है। तो देखिए हमारे देश में बहुत सारे आयोग हैं, उसमें से एक आयोग है वित्त आयोग, जो कि एक संवैधानिक संस्था है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 280 के तहत इसका गठन करते हैं। ऑन द अदर हैंड यू विल हैव अ कमीशन नोन एज पे कमीशन। तो ये दोनों आयोग अलग अलग हैं, डोंट मिक्स दीज टू कमीशंस। जो जो फाइनेंस कमीशन होता है, दैट इज होल सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकमेंडेशन ऑन डिवीजन ऑफ टैक्सेस। क्लियर। और जो ये सैलरी का पॉइंट है, दिस इज द वर्क ऑफ योर पे कमीशन। तो जो कर्मचारी हैं उनका कितना वेतन होना चाहिए, इसको डिसाइड या इस पर रिकमेंड करने के लिए वेतन आयोग बनता है, जैसे 7वां वेतन आयोग बना था। तो यहाँ पर जो ये सैलरी वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, क्योंकि वित्त आयोग का काम ग्रांट इन एड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, आर्ग्यूमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट, सब पर सुझाव देना होता है। सैलरी वाला जो मुद्दा है इसे वित्त आयोग नहीं देखता, इसको बेसिकली आपका वेतन आयोग जो बनता है वो देखता है। और भी हमारे यहाँ जो वेतन निर्धारित हुए हैं वो 7वें वेतन आयोग के थ्रू हुए हैं, 7th पे कमीशन के थ्रू। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आपका इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। Which one of the following is the correct sequence of formation of commissions starting from the earliest? मतलब आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है फॉर्मेशन के बेसिस पर। फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, इन्वेस्टमेंट कमीशन, इलेक्शन कमीशन। बी ऑप्शन, इलेक्शन कमीशन, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, इन्वेस्टमेंट कमीशन। सी ऑप्शन, प्लानिंग कमीशन, इलेक्शन कमीशन, Finance Commission, Investment Commission. And D option is Investment Commission, Finance Commission, Election Commission and Planning Commission. So the right answer is your B option. निर्वाचन आयोग की स्थापना हमारे देश में 25 जनवरी 1950 को हुई, 25 जनवरी 1950। योजना आयोग की स्थापना हमारे देश में 15 मार्च 1950 को हुई।
वित्त आयोग पहला बना था हमारे देश में नवंबर 1951 में, और इन्वेस्टमेंट कमीशन निवेश आयोग हमारे देश में बना था 2004 में। सो द राइट आंसर इज योर बी ऑप्शन। ये भी आपका इकोनॉमिक टॉपिक से क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं, बहुत ध्यान से हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है, एक एक चीज़ को देख करके, तब आप कहीं अपने आए हुए क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे, और फिर आप एक एक क्वेश्चन सही करते करते आप इस स्टेज पे आएंगे कि आपका प्रीलिम्स जो है वो निकलेगा, और तब आप नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, दैट इज़ योर, यू विल गेट अ चांस टू राइट योर मेंस एग्जामिनेशन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 अब हम लोग डिस्कस करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इनेबल अ बैंक to reduce the interest rate charged to the customers? Which of the following will not enable a bank to reduce the interest rate charged to the customers? मतलब इनमें से कौन बैंक को इनेबल नहीं करेगा कि वो अपने उपभोक्ताओं को दिए जा रहे ब्याज दरों में कटौती करें? मतलब इसमें से जो स्टेटमेंट में अभी बोलूंगा, जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, कौन सा ऑप्शन है आपको फाइंड आउट करना है जो बैंक को मजबूर नहीं करेगा कि वो कस्टमर्स को जो ब्याज दर वो दे रहा है उसमें वो कटौती करे। पहला, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन स्मॉल सेविंग्स, जो स्मॉल सेविंग्स होती हैं सरकार की, उस पर जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। दूसरा, हाई अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विथ बैंक्स, अगर बैंकों के पास फंड की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एफडी, अगर एफडी पर, फिक्स डिपॉजिट पर अधिक ब्याज दर मिल रहा है तो। ये तीन ऑप्शन है। क्वेश्चन कह रहा है इन तीन ऑप्शन में वो कौन सा ऑप्शन है, या सारे हैं या एक है, जिससे कि बैंक मजबूर नहीं होगा कि वो अपने ग्राहकों को दिए रहे ब्याज दरों में कटौती करे। अब क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द इनकरेक्ट। देखिए, क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा है विल नॉट इनेबल, यहां पूछ रहा है फाइंड इनकरेक्ट। मतलब अब आपको पहचानना है कौन से स्टेटमेंट गलत हैं, इनकरेक्ट हैं। तो अब ऊपर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट वाइज आप जाएंगे, अगर क्वेश्चन वाइज तो कह रहा है विल नॉट इनेबल, तो विल नॉट इनेबल का मतलब हो गया जो बैंक को मजबूर नहीं करेंगे। इन तीन स्टेटमेंट में से कौन से वो स्टेटमेंट है? कोई एक भी हो सकता है, कोई दो भी हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं, या तीनों नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है अब फाइंड द इनकरेक्ट, तो जब दो तरफ इन लग गया, मतलब एक तो ऊपर नॉट लगा और ऊपर एक इन लग गया, मतलब दो नेगेटिव लग गए, तो इसका मतलब हो गया नेगेटिव नेगेटिव आप कैंसिल कर देंगे, एंड देन यू विल कम टू द कंक्लूजन दैट एक्चुअली यू हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको तीनों ऑप्शन में से एक्चुअली में करेक्ट ऑप्शन निकालने हैं। यही खेल यूपीएससी खेलता है कि क्वेश्चन में वो इस तरीके से ट्विस्ट लाता है कि कैंडिडेट्स टाइम टेकिंग हो जाता है क्वेश्चन कैंडिडेट्स के लिए, एंड क्वेश्चन इज it becomes tough for the candidate to solve that question, and students they get confused with the language of UPSC। तो यूपीएससी की खास बात यही है, या उसका एक ये फीचर है कि वो शब्दों के साथ खेलता है जिससे कि वो आपको कंफ्यूज करे। स्टेट एग्जाम्स जो होते हैं पीसीएस वगैरह के, वहां पर स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी लेवल पर है, स्टेट लेवल पर नहीं है। अब फाइनली हमने कंक्लूजन ये निकाल लिया कि एक्चुअली में हमको इनकरेक्ट नहीं निकालना है, हमें करेक्ट निकालना है। तो जब करेक्ट निकालेंगे तब हम ये जानेंगे क्वेश्चन कि एक्चुअली में हमसे ये पूछा जा रहा कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा या कौन कौन से कारण हैं जिससे कि बैंक इनेबल हो जाएगा ब्याज दरों में कटौती करने के लिए, टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट, है ना। अब हम लोग इसको देखते हैं।
देखिए अगर स्मॉल सेविंग्स, ये जो स्मॉल सेविंग्स होती है ना, जो गवर्नमेंट की तरफ से शुरू की जाती है, जैसे मान लीजिए कोई योजना है, जैसे सुकन्या धन योजना है या किसान विकास पत्र है, या जो भी स्मॉल सेविंग्स गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं पब्लिक के लिए, दिस स्मॉल सेविंग इज फॉर पब्लिक। और पब्लिक के लिए क्यों होती है? फॉर इन्वेस्टमेंट। सरकार स्मॉल सेविंग स्कीम्स लाती है जिससे कि पब्लिक उसमें पैसा लगाती है, इन्वेस्ट करती है फॉर फ्यूचर सेविंग। इसको हम लोग फ्यूचर सेविंग के लिए भी यूज कर लेते हैं। अब अगर स्मॉल सेविंग में पब्लिक पैसा लगा रही है, तो देखिए कोई तभी लगाएगा पैसा when there is the surety that that person will get high interest rate या high return will be there। अगर पब्लिक को ये मालूम है कि मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूं पैसा, इसका मुझे अधिक ब्याज मिलेगा या अधिक रिटर्न मिलेगा, हाई रिटर्न, इफ देयर इज अ गारंटी ऑफ गेटिंग हाई रिटर्न, तभी पब्लिक ऐसे स्मॉल सेविंग्स में पैसा इन्वेस्ट करेगी। और हाई रिटर्न तभी मिलता है जब गवर्नमेंट स्मॉल सेविंग्स पर आपको अधिक ब्याज देती है। अब ये जो स्मॉल सेविंग्स होती हैं, जब पब्लिक इसमें इन्वेस्ट करने लग जाती है, तो इसका कंपटीशन हो जाता है बैंकों के पास जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं उससे। क्योंकि देखिए हम लोग बैंक में भी डिपॉजिट करते हैं, एंड डिपॉजिटिंग मनी विद बैंक इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेविंग। वहां पे भी हम पैसा अपना सेव कर रहे होते हैं कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा डिपॉजिट करते हैं कि फ्यूचर में हम इसको यूज कर लेंगे। अब जब बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक भी हमको इंटरेस्ट देता है। यहां पर भी सेविंग करने पे इंटरेस्ट मिल रहा है, यहां पर भी सेविंग करने पे इंटरेस्ट मिल रहा। अगर ये सेविंग का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो पब्लिक यहां पे डिपॉजिट नहीं करेगी, यहां जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से सेविंग्स का इंपैक्ट डायरेक्ट डिपॉजिट पे पड़ जाता है। तो अगर हाई इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग्स जा रही हैं कि हम जो है स्मॉल सेविंग्स पर ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, तो जो बैंक्स होंगी वो बेसिकली मजबूर हो जाएंगी अपने कस्टमर्स का जो ब्याज दर है उसको चेंज करने के लिए ना। तो विल नॉट इनेबल अ बैंक टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट चार्ज टू द कस्टमर, है ना। तो इस तरीके से जो स्मॉल सेविंग्स होती हैं उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा होगा वो कहीं ना कहीं बैंकों को फोर्स कर देता है अपने इंटरेस्ट रेट को चेंज करने के लिए। दूसरा आपने क्वेश्चन लिखा हाई अवेलेबिलिटी ऑफ फंड विद बैंक्स। जब बैंकों के पास अधिक पैसा होता है तो भी वो जो है इंटरेस्ट रेट को चेंज करती हैं, और एफडी पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ अबव होगा, मतलब ऑल थ्री आर करेक्ट। ओके, now moving on to the next question, that is question number 27. Which of the following is or are true in context to the characteristic of a virtual currency? now ये क्वेश्चन जो है ये एक्चुअली में वर्चुअल करेंसी से आया हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट वर्चुअल करेंसी के कैरेक्टर में सही है। इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये विनिमय का एक माध्यम है। इट्स अ यूनिट ऑफ अकाउंट, इट इज स्टोर ऑफ वैल्यू, इट जनरली हैज लीगल टेंडर स्टेटस। ओके, अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं वर्चुअल करेंसी का कौन सा कैरेक्टर इसमें से सही है। जब वर्चुअल करेंसी जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बिटकॉइन एंड ऑल, अब उसमें पूछा गया है कि कौन कौन सा कैरेक्टर है। तो यस, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये बिल्कुल सही है। इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, it is a unit of account, it is a store of value. Okay, so 1, 2 and 3 are correct. ठीक? Now moving on to the next question, that is question number 28. Which of the following is or are true in the context of demographic dividend? Demographic dividend से क्वेश्चन है, मैंने आपको demographic dividend बताया भी है। What is demographic dividend? That the population becomes the dividend for the country. जो जनसंख्या है वो लाभांश के रूप में बदल जाए तो डेमोग्राफिक डिविडेंड है। मतलब हम पॉपुलेशन का इस्तेमाल देश के वेलफेयर के लिए करने लग जाए, मींस पॉपुलेशन हमारी एसेट बन जाए, तो दैट इज नोन एज एक्चुअली डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एंड द ऑप्शंस आर इट इज रिफर्ड टू एज द ग्रोथ पोटेंशियल दैट रिजल्ट फ्रॉम शिफ्ट इन अ पॉपुलेशंस एज स्ट्रक्चर। इट इज referred
2 as the growth potential that result from shifts in a population's age structure। मतलब ये एक्चुअली में पॉपुलेशन की जो एज स्ट्रक्चर है उसमें शिफ्ट को दर्शाता है। सेकेंड ऑप्शन, दिस ट्रांजिशन हैपन्स लार्जली बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द टोटल फर्टिलिटी रेट। ये जो बदलाव है, जो ट्रांजिशन है, ये इसीलिए होता है, ज़्यादातर इसीलिए होता है क्योंकि टोटल फर्टिलिटी रेट में गिरावट आती है, बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन टोटल फर्टिलिटी रेट। एंड थर्ड इज इंडिया हैज बीन सेट टू इंटर इट इन 2009। ओके, नो अब ऑप्शन आपको दे रहे हैं, ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 is correct, both 1 and 2 and neither 1 and 2. Okay, so the right answer is 1 and 2 because India has been set to enter it in 2009. It's wrong. India has been set to enter it in 2018, 2018। Now first question, first option अगर आप देखें तो कह रहे हैं कि it is referred to as the growth potential that result from shift in a population's age structure. It's correct, क्योंकि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है वो एक्चुअली में पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर में ही शिफ्ट दिखाता है कि नॉर्मली आपके देश में एवरेज एज कितनी है। तो एवरेज एज हमारे देश में इस समय एक यंग पॉपुलेशन की है, 30 to 35 एवरेज एज हमारी चल रही है, जिसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या इस समय इंडिया में है। और सेकेंड कह रहे हैं दिस ट्रांजिशन हैपन्स लार्जली बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट में कमी की वजह से ये ट्रांजिशन फेज आपको दिखता है, तो ये भी आपका सही ऑप्शन है। तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। नाउ क्वेश्चन 29 कह रहे हैं इन 2019 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, एक इंडेक्स आता है दैट इज नोन एज GII, दैट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, लॉन्च्ड ग्लोबली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम। 2019 में जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया उसमें क्या थीम थी वो आपको फाइंड आउट करना है। पहला ऑप्शन, क्रिएटिंग क्लियरर स्काईज, द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन इन इमिशन कंट्रोल। सेकेंड, क्रिएटिंग हेल्दी लाइव्स, द फ्यूचर ऑफ मेडिकल इनोवेशन। थर्ड, क्रिएटिंग एफिशिएंट एम्प्लॉयज, the future of labor and artificial intelligence, and the last is creating smart cities, the future of urban innovation. Okay, so the right option is your B option, that is creating healthy lives, the future of medical innovation। तो एक्चुअली में GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है जो कि इनोवेशन के बेसिस पर रैंक करता है कंट्रीज को। 2019 में GII के इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन 52 थी, 52nd पोजीशन भारत की थी। 2020 में हमने इम्प्रूव किया है और अभी हम 48th रैंक पर हैं। दैट मीन्स इंडिया इज अंडर टॉप 50 कंट्रीज। इसका मतलब है कि भारत सरकार की तरफ से इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट किया जाता है, इनोवेशन पे जोर दिया जाता है। जो हमारी अभी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है उसमें भी इनोवेशन का जिक्र है। मीन्स ऐसी हम शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम को लॉन्च करें जिससे कि जो कैंडिडेट है, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, जो यूथ है, वो इनोवेटिव बने। इनोवेशंस हमारे देश में होने चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इनोवेशंस को प्रमोट कर रही है, स्टार्टअप वगैरह, इसी का आपको एग्जाम्पल मिलेगा। तो 2019 में इंडिया की रैंकिंग 52 थी, अभी 2020 में 48 है और टॉप कंट्री जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे जो वो स्विट्जरलैंड है। 2020 में जो ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स आया है उसमें जो थीम है दैट इज हु विल फाइनेंस इनोवेशन। 2019 की पूछ रहे हैं क्या थीम था। 2020 का थीम है हु विल फाइनेंस इनोवेशन। और जो ये GII ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स आता है, इनोवेशन इंडेक्स, ये बेसिकली हर साल पब्लिश होता है। इट इज पब्लिश्ड एवरी ईयर बाय कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, INSEAD एंड द UN वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। UN का जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इनके कोलैबोरेशन से, इनके ज्वाइंट एफर्ट से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स
रिलीज किया था, इसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स नॉलेज पार्टनर भी शामिल है। तो हर साल इसकी रैंकिंग आती है, इसकी इंडेक्स आती है। इंडिया इस समय 48 पोजीशन पर है, दैट इज इन इंडिया इज अंडर टॉप 50। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। और क्वेश्चन नंबर 30 है कि दलवई कमेटी वॉज ऑन। दलवई कमेटी जो है वो किससे संबंधित है, किस पर आधारित है ना। आयोग में एक क्वेश्चन ये भी बड़ा पेट एरिया रहता है, आता है, इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं कि वो कमिटीज वगैरह पूछ देते हैं कौन सी कमेटी किस पर बेस्ड है। ठीक है, तो एक ये भी एरिया रहेगा, आप लोग इस पर भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आया दलवई कमेटी किस पर आधारित है, डबलिंग फार्मर्स इनकम ऑन मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, नन। तो दलवई कमेटी जो भारत सरकार ने बनाई वो बेसिकली डबलिंग फार्मर्स इनकम पर थी, किसानों की आमदनी कैसे दुगनी की जाए इस पर एक कमेटी बनाई गई थी। अशोक दलवई कमेटी के नाम से उसको जाना जाता है, जो सीईओ हैं आपके रेनफेड एरिया अथॉरिटी के। और आपको मालूम है कि किसानों की आमदनी दुगनी करना ये सरकार का लक्ष्य है, गवर्नमेंट ये टारगेट कर रही कि 2022 तक हमें किसानों की आमदनी को जो है वो डबल करना है, उनके लाइफ में हमें इम्प्रूवमेंट लाना है। और जो अभी रिसेंटली चेंजेस आप देख रहे हैं फार्म एक्ट्स में, जो फार्म बिल पास हुआ, अभी कानून बन गया अब, तो उसका भी ऑब्जेक्टिव जो है सरकार ने यही बताया है कि इससे किसानों को फ़ायदा होगा, किसानों की इनकम बढ़ेगी एंड इट विल बूस्ट और इट विल इंक्रीज द फार्मर्स इनकम इन अपकमिंग ईयर्स। ओके, और क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि दलवई कमेटी वॉज ऑन। दलवई कमेटी किससे संबंधित है, किस पर आधारित है। ऑप्शन है डबलिंग फार्मर्स इनकम ऑन मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया एंड नन। ओके, सो द राइट आंसर इज डबलिंग फार्मर्स इनकम। भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई, अशोक दलवई कमेटी, जिसको रिकमेंड करना था कि फार्मर्स की इनकम को हम कैसे डबल करें। और आपको मालूम ही है कि भारत सरकार का जो लक्ष्य है वो भी यही है कि उन्हें 2022 तक किसानों की आमदनी को डबल करना। ये हम एक टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि एनी हाउ हमें फार्मर्स की लाइफ को इम्प्रूव करना है, उनके जीवन को हमें अच्छा बनाना है, और उनकी आमदनी बढ़नी चाहिए। क्योंकि हमारे देश में किसानी खेती जो है, फार्मिंग जो है, वो बेसिकली एक लॉस का बिजनेस बनता चला जा रहा। किसान बहुत सारे सुसाइड्स कर जाते हैं, क्विट कर जा रहे हैं फार्मिंग से, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर इफेक्ट हो जाता है। और क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है और हमारे देश में जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है, कम होता जा रहा है, और ये अच्छा साइन नहीं है। क्योंकि एग्रीकल्चर मोर देन 60% पॉपुलेशन आज भी हमारे यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। तो इसीलिए ये बड़ा ही प्राइम ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का कि हमें कैसे भी किसानों की आमदनी को बढ़ाना है। सो द राइट आंसर इज ए, दैट इज डबलिंग फार्मर्स इनकम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और मानधन स्कीम कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो देखिए कि ये भी एरिया रहता है आयोग के क्वेश्चन पूछने का, स्कीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं और बहुत आते हैं, तो इसलिए आप इसको भी प्लीज ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन एक एरिया ये भी रहता है एग्जाम का कि वो स्कीम और मिनिस्ट्री पूछ देते हैं, कौन सी स्कीम कौन सा मंत्रालय चलाता है। जनरली क्या होता है, कैंडिडेट्स स्कीम पढ़ते हैं, लॉन्चिंग डेट पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, बट दे फॉरगेट टू स्टडी अंडर विच मिनिस्ट्री दैट स्कीम कम्स। लेकिन जो हम छोड़ते हैं आयोग वही हमसे पूछता है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये भी हमें पता होना चाहिए कौन सा मंत्रालय कौन सी स्कीम चला रहा। तो ये जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर रन करती है। जो श्रम मंत्रालय है वो इसमें जो है स्कीम को रन कर रहा है, और इस स्कीम को एक्चुअली में 2019 में गवर्नमेंट ने शुरू किया था फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। ऐसे लोग जो इकोनॉमी के अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जिनकी मंथली इनकम 15,000 है, उनके लिए गारंटीड पेंशन की बात कही गई थी कि जब वो 60 प्लस के हो जाएंगे तो उनको हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। उसी से रिलेटेड ये स्कीम है, दैट इज प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम। Now next question, that is the code of wage bill 2019 is related to 2019 में भारत सरकार कोड ऑन वेज बिल लेके आई थी। तो क्वेश्चन ये है कि उसमें क्या क्या शामिल है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट,
पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, ऑल ऑफ दी अबव। तो कोड ऑन वेजेस बिल 2019 जो आया था उसमें ये सब शामिल है। और 2019 का ये जो बिल आया था ये बेसिकली टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉज रिलेटेड टू वेजेस एंड बोनस एंड मैटर्स से रिलेटेड था। ये जो वेजेस और बोनस से रिलेटेड हमारे देश में लॉज हैं उन्हें और मजबूत करने के लिए लाया गया था। और ये माना जाता है कि ये डायरेक्टली ऑलमोस्ट 50 करोड़ वर्कर्स को बेनिफिट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। अरेंज द फॉलोइंग कोर सेक्टर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट। मीन्स कोर सेक्टर्स आपके सामने हैं, उन्हें आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज। इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, कोल, स्टील। इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, कोल और स्टील। सो द राइट आंसर इज पहले इलेक्ट्रिसिटी, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको जाना है, देन योर स्टील, देन योर कोल एंड देन योर क्रूड ऑयल। आपको मालूम होगा कि इकोनॉमी में 8 कोर सेक्टर्स होते हैं। इन 8 कोर सेक्टर्स से पूरी इकोनॉमी रन होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये अभी हाल ही में चर्चा में ये इसलिए रहा क्योंकि इस लॉकडाउन और थोड़ा सा हमारे इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से कोल सेक्टर्स भी बहुत इफेक्टेड हुए और कई कोल सेक्टर्स में डिक्लाइन देखा गया, जिससे कि इकोनॉमी हमारी कम हुई, तो ग्रोथ रेट पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ा। तो 8 कोर सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं इकोनॉमी में? 8 कोर सेक्टर्स होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। एंड 8 कोर सेक्टर्स आर कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 8 कोर सेक्टर्स हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। Now next, moving to the next question, that is question number 34. Now which of the following is true regarding National Investment and Infrastructure Fund? तो National Investment Infrastructure Fund गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और टू मैक्सिमाइज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया था सरकार ने 2015, जब फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब थे तो उन्होंने बजट में इसका अनाउंसमेंट किया था। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है कि NIIF currently manages 5 funds, each with its distinctive investment mandate. And second option is the fund are registered as alternative investment fund with SEBI. इसमें से कौन सा करेक्ट है? Only one, only two, both, none. So the right answer is second, that is the funds are registered as alternative investment fund with SEBI. जो ये नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होता है, it manages 5 funds. This is wrong. It manages 3 funds. इस फंड में 3 टाइप के फंड डिस्क्राइब किए गए हैं या क्लासिफाई किए गए हैं। वन इज योर मास्टर फंड, सेकेंड इज फंड ऑफ फंड्स एंड द थर्ड इज योर स्ट्रैटेजिक फंड। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें आप देख रहे होंगे कि 5 फंड्स की बात की गई है, तो इट्स नॉट 5 फंड्स, इट्स 3 फंड्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर विल हैव इट्स हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। Now which of the following is correct? Next question, question number 36. India is the second highest military splendor in the world after America. Second option is USA has been the top military spender for over 100 years. Now which of the following is correct? आपको find out करना है, तो इसमें basically दोनों ही गलत हैं। Next, moving to the next question, that is question number 37. Which of the following is correct in context of investment in sovereign gold bond? भारत सरकार ने एक स्कीम शुरू की थी सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। इनफैक्ट हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट का मेथड रहता है, गवर्नमेंट ने फिजिकल गोल्ड खरीदने से अच्छा लोगों के सामने एक ऑप्शन दिया टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड। एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मेथड आया, दैट इज सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का। और इसी के पैरेलली गवर्नमेंट ने एक और स्कीम भी शुरू की थी, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन, उसमें ऑप्शन ये है कि कैपिटल गेन made by investing in these bonds is tax exempt, and second is the minimum investment in these bonds is 10 gram. Now you have to find out the correct option. So answer is only one, that is first option is correct. Capital gain made by investing in these bonds are tax exempted, means आपकी जो इनकम हो रही है वो टैक्स exempt है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे।
तो आपको टैक्स में रिबेट मिलेगा। द मिनिमम इन्वेस्टमेंट दिस बॉन्ड इज नॉट 10 ग्राम, इट्स 1 ग्राम। So the second option is wrong. Okay. Now moving to the next question, you have to find out the correct statement. India's GDP per capita is amongst top 100 in the world. First option. And second is India's GDP growth in dollar term was faster as compared to GDP growth in rupee term. Okay. So India's GDP per capita is among top 100 in the world. It's correct. And India's GDP growth in dollar term was faster. It's wrong, not faster, it's slower due to that imbalance between dollar and rupee. Now GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम लोग जनरली ग्रोथ रेट वगैरह भी कहते हैं, वो एक किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन का एक पैरामीटर होता है। वो शो करता है कि देश में प्रोडक्शन वगैरह किस लेवल पे हो रहा, क्योंकि जीडीपी जो है वो एक देश के अंदर वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन के अंतिम मूल्य को दर्शाता है। तो किसी भी देश के अंदर वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हो रहा है तो उसका असर हमारी विकास दर पे पड़ेगा, और अगर वस्तु सेवाओं का उत्पादन नहीं हो रहा है तो उसका भी पड़ेगा। तो जीडीपी जो हम कहते हैं कि भारत की जीडीपी हमें $5 ट्रिलियन की बनानी है, इसका मतलब है कि हमें अपने देश में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो जीडीपी जो एक इकोनॉमिक टर्म है जो रिफ्लेक्ट करती है हेल्थ ऑफ एनी country's economy. Okay, so moving to the next question, question number 39. Which one of the following control policies leaves no freedom to private enterprises to buy plant, machinery, raw materials from the country of its choice? Import control, export control, exchange control and physical control. मतलब क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कौन सी कंट्रोल पॉलिसी एक प्राइवेट एंटरप्राइज को कोई मौका नहीं देती, कोई आज़ादी नहीं देती टू बाय प्लांट, मशीनरी एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम वन कंट्री। सो द राइट आंसर इज इंपोर्ट कंट्रोल। जो इंपोर्ट कंट्रोल लगता है उससे किसी प्राइवेट एंटरप्राइज को कोई फ्रीडम नहीं मिलेगी चीज़ों को परचेज करने की। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन एशिया एस्टैब्लिश्ड the first export processing zone in 1965? Okay, 1965 में एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है वो कहां पर लगा? द राइट आंसर इज इंडिया एट कांडला। कांडला गुजरात में पड़ता है, एक बंदरगाह है, एक पोर्ट है, यहां पर पहला एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन लगा था। ये जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन होते हैं इन्हीं को हम आज SEZs कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेसिकली बनाए जाते हैं जस्ट टू इंक्रीज दी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ WTO? WTO का मुख्य फंक्शन इसमें से क्या है? टू ऑर्गेनाइज मीटिंग ऑफ मेंबर कंट्रीज टू अराइव एट ट्रेड एग्रीमेंट कवरिंग इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब अपने सदस्य देशों की मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो सके। टू इंश्योर दैट मेंबर कंट्रीज कंडक्ट ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस एज पर एग्रीमेंट एग्रीड अपॉन एंड साइंड बाय द मेंबर कंट्रीज, इस बात को देखना कि मेंबर कंट्रीज जो हैं वो ट्रेड करें एज पर द एग्रीमेंट। और तीसरा, टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू नेगोशिएट एंड सेटल डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन एंड अमंग मेंबर कंट्रीज, एक प्लेटफॉर्म देना जिससे जो मेंबर कंट्रीज हैं वो अपने डिस्प्यूट्स को सेटल कर सकें, नेगोशिएट कर सकें आपस में। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हैं, ऑल 3 आर करेक्ट, 1, 2 एंड 3। नो, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1995 में हुआ था। और WTO को पहले एक्चुअली में GATT के नाम से जाना जाता था, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। और WTO की स्थापना उरुग्वे राउंड के थ्रू हुई 1995 में। इसका मेन फंक्शन इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना है, मेंबर कंट्रीज में जो डिस्प्यूट वगैरह है उसको सॉल्व करना होता है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेज हुआ करती हैं इसकी, हर साल आपको मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेज इसकी मिलेंगी कभी 1 साल पे, कभी 2 साल पे होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज की अक्सर न्यूज़ में रहती है, दोहा सम्मेलन इसका बहुत न्यूज़ में रहता है। और यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर सब्सिडी वाला जो इशू होता है वो अक्सर उठता है।
अक्सर आप न्यूज़पेपर वगैरह में पाएंगे। तो WTO ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ये सब्सिडी वाला मुद्दा उठाया जाता है जो सरकारें किसानों को देती हैं। तो बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप ध्यान रखिए। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, इंडिया इसका मेंबर है, इंडिया इज अ पार्टी टू WTO। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर है वो डी आंसर है, ऑल और ऑल अबव आर करेक्ट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज 42nd क्वेश्चन, ब्रिक्स से रिलेटेड है ये क्वेश्चन कि 2020 में ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ होना है। तो 2020 में ब्रिक्स का जो सम्मेलन है वो बेसिकली रशिया में ऑर्गेनाइज होना है, सेंट पीटर्सबर्ग में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, रशिया। ये जो ब्रिक्स है ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। एक्चुअली में ब्रिक्स का नाम पहले ब्रिक हुआ करता था, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। और इसका एस्टैब्लिशमेंट 2009 में हुआ था, 2009 में। 2011 में 2011 में साउथ अफ्रीका ने भी इसको ज्वाइन कर लिया, तब से इसका नाम ब्रिक्स हो गया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये प्योरली एक इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिकल ग्रुप है जहाँ पर ट्रेड वगैरह, अपना कल्चर, ट्रेड, इसको लेकर के डिस्कशन होता है। और कोई भी अगर इशू आ रहा है ट्रेड रिलेटेड, इकोनॉमिक रिलेटेड, उसे सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, एक बेटर रिलेशन बन सके आपस के देशों के बीच में। वही मेन मोटिव होता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता, इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। और इसका अभी जो सम्मेलन होना है वो रशिया में होना है। 2019 में जो इसका लास्ट ईयर जो सम्मेलन हुआ था वो बेसिकली आपका ब्राजील के ब्रासिलिया शहर में हुआ था। 2019 में इसका सम्मेलन ब्राजील के ब्राजीलिया शहर में हुआ था और 2020 में इसका सम्मेलन रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 43। नाउ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट कैपिटल अकाउंट। ओके, कुछ आपको कंपोनेंट्स दिए हैं और पूछा जा रहा है इसमें से कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है। नंबर 1 इज फॉरेन लोन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट रेमिटेंसेस, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक, ये कैपिटल अकाउंट जो है ये बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है। और यहां से ये क्वेश्चन पूछा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो ये कैपिटल अकाउंट होता है इसमें क्या क्या आता है। तो इसका जो राइट आंसर उसमें फॉरेन लोन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल अकाउंट में आता है। प्राइवेट रेमिटेंसेस जो होते हैं वो करंट अकाउंट में आता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में बेसिकली दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक जो है आप कह लीजिए इट्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन मेड बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट्स। इसको हर देश का सेंट्रल बैंक प्रिपेयर करता है एज पर द IMF डायरेक्शन। इसमें दो अकाउंट होते हैं, वन इज योर करंट अकाउंट एंड सेकेंड इज योर कैपिटल अकाउंट। ठीक, ये करंट अकाउंट में विजिबल और इनविजिबल आइटम्स आ जाते हैं, गुड्स और सर्विसेज वगैरह। ये जो कैपिटल अकाउंट होता है इसमें आपका एक आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट फिर दो हो जाते हैं, एक होता है FDI और एक होता है FII और FPI, दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है आपका लोन। ओके, एंड द थर्ड वन इज अदर डिपॉजिट। तो आप देखिए क्वेश्चन आंसर आपको मिल गया, फॉरेन लोन, FDI, FPI। तो ये तीनों पार्ट किसके, कैपिटल का। प्राइवेट रेमिटेंस किस में आएगा, करंट में। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कि UPSC में आता रहता है घूम घूम के अलग अलग नेचर से। तो प्लीज आप इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 44। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 44 कह रहा है अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस में बी कॉज्ड बाय। अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस में बी कॉज्ड बाय, ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड है क्वेश्चन, आपका बेसिक इकोनॉमी से आया हुआ है। A rise in general level of prices may be caused by means प्राइस में जो बढ़ोतरी हो रही है उसके पीछे क्या कारण है। मे बी caused by, पहला, an increase in money supply, a decrease in the aggregate level of output, an increase in the effective demand। ठीक, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए पहले ऑप्शन से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइस में जो लेवल है, जो राइज हुआ है, वो उसके पीछे रीजन क्या है। ये प्राइस है, कह रहे इसके पीछे जो कारण है वो क्यों। पहला ऑप्शन है एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मींस बाजार में जो मनी सप्लाई है वो बढ़ गई है। बाजार में मनी सप्लाई बढ़ गई, इसका मतलब बाजार में तरलता बढ़ गई, लिक्विडिटी बढ़ गई।
जब लिक्विडिटी बढ़ जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है, और जब डिमांड बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट पड़ जाएगा कि सप्लाई कम हो जाएगी, और जब डिमांड बढ़ती है तो चीज़ों के दाम अपने आप बढ़ने लग जाते हैं। आपके पास खरीदने की क्षमता ज़्यादा आ जाएगी, आप ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो कहीं ना कहीं चीज़ों के दाम जो होते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि डिमांड और सप्लाई इम्बैलेंस शो करता है। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। फिर कह रहे हैं अ डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, मीन्स जो ये आउटपुट हुआ है इसमें डाउनफॉल दिख रहा है, डिक्रीज। नो, आउटपुट का मतलब है सप्लाई। अब सप्लाई कम हो गई तो इन्फ्लेशन के पीछे बेसिक कारण इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। सप्लाई का कम हो जाना भी इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। अब सप्लाई कम है, अगर सप्लाई कम हो गई है तो भी चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि बाजार में चीजों की कमी हो जाती है, और जब चीजों की कमी हो जाती है तो लोग ज्यादा इनकम करने के चक्कर में, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में चीजों के दाम बढ़ा देते हैं। तो सेकंड वाला ऑप्शन भी सही है। थर्ड कह रहे हैं एन इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड, या तो सप्लाई कम हो जाए या डिमांड बढ़ जाए। अगर डिमांड भी बढ़ जाएगी तो इससे भी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो यहां पर तीनों ऑप्शन सही हैं, दैट इज ऑल आर करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। द आरबीआई रेगुलेट्स द कमर्शियल बैंक्स इन मैटर्स ऑफ, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है किस मामले में? पहला, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, ब्रांच एक्सपेंशन, मर्जर ऑफ बैंक्स, वाइंडिंग अप ऑफ बैंक्स। ओके, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को रेगुलेट करता है तरलता किससे संबंधित मुद्दों पर, ब्रांच के विस्तार से, बैंक के मर्जर से, वाइंडनिंग अप ऑफ बैंक्स, ऑल ऑफ द अबव, सभी से। ब्रांच की लिक्विडिटी, बैंक की लिक्विडिटी, ये भी आरबीआई देखता है। ब्रांच एक्सपेंशन भी में भी आरबीआई गाइड करता है, उसके रूल्स रहते हैं। बैंकों का भी मर्जर हुआ है, उसमें भी आरबीआई की परमिशन थी, तभी बैंकों का मर्जर किया गया। और अगर कोई बैंक बंद हो रहा है उसके पीछे भी आरबीआई का कंट्रोल रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 में ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 46। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 कॉर्पोरेशन टैक्स से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन। कॉर्पोरेशन टैक्स, सिंपल सा एक क्वेश्चन है। कॉर्पोरेशन टैक्स ऑप्शन इज लिवीड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट, लगाया जाता है वह राज्यों के ही द्वारा रख लिया जाता है। इज लिवीड बाय द यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स, लगाया केंद्र के जो द्वारा जाता है और कलेक्ट और रख लिया जाता है राज्यों के द्वारा। सी इज लिवीड बाय द यूनियन एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन एंड अप्रोप्रिएटेड टू द स्टेट, या डी नन, मतलब लगाया केंद्र के द्वारा, कलेक्ट भी केंद्र के द्वारा, लेकिन राज्यों में बांट दिया जाता है। तो कॉर्पोरेशन टैक्स हमारे देश में एक टैक्स है जिसको हम लोग निगम कर कहते हैं। सरकार को आमदनी यहाँ से सबसे ज़्यादा होती है, करों की अगर हम बात करें तो अच्छा खासा एक शेयर है सरकार के इनकम का। ये एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है। कॉर्पोरेशन टैक्स कंपनीज के ऊपर लगता है। ये इसको केंद्र लगाती है, केंद्र कलेक्ट करती है, लेकिन राज्यों के साथ इसे डिवाइड करना होता है, राज्यों में बांटना होता है। ये जो टैक्सेस की शेयरिंग होती है ये एक्चुअली में फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे होती है। वित्त आयोग जो है वो सुझाव देता है कि इतने % टैक्स आपको राज्यों में बांट देना होता है ऑफ टोटल इनकम फ्रॉम योर टैक्स। जैसे अगर 100 रुपये हमारी इनकम हो रही है, अब वित्त आयोग उसमें रिकमेंडेशन देगा कि आप 40%, 42% जो है वो राज्यों को दे दीजिए। तो 100 में से 42% हम स्टेट्स को दे देंगे। तो 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग अब स्टेट्स में टैक्सेस बढ़ते हैं। तो कॉर्पोरेशन टैक्स इज लिविड बाय द यूनियन, कलेक्टेड बाय द यूनियन एंड इज अप्रोप्रिएटेड टू द स्टेट। ठीक, सी इज द करेक्ट आंसर। और कॉर्पोरेशन टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज योर मैच द फॉलोइंग। ये पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है। बहुत ही आप फॉर्चुनेट होंगे कि सिविल में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले यूपीएससी में, लेकिन पीसीएस में आपको ये क्वेश्चन मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं कि उन्होंने डायरेक्ट आपसे मैच द कॉलम में ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर्स पूछ दिया कि डब्ल्यूटीओ, ओपेक, आईएमएफ और यूनेस्को, और हेडक्वार्टर दिया वियना, वाशिंगटन डीसी, जनेवा और पेरिस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर वियना में है, सॉरी
WTO का हेडक्वार्टर जनेवा में है, ओपेक का हेडक्वार्टर आपका वियना में है, IMF वॉशिंगटन DC और यूनेस्को इज इन पेरिस। ठीक है, WTO आप जान ही रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ओपेक आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, ये पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है। IMF इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और यूनेस्को इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका पेरिस में है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पीसीएस लेवल का ही क्वेश्चन है, दैट द फर्स्ट 5-year प्लान वाज बेस्ड ऑन। ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी हराल्ड डोमर मॉडल पर, महलनोबिस मॉडल पर, दादा भाई नौरोजी मॉडल पर या पंडित जवाहरलाल नेहरू मॉडल पर। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना आई 1951 में, दैट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन हराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट 5-year प्लान जो हमारी सेकेंड 5-year प्लान थी, वो बेसिकली महलनोबिस मॉडल पर बेस्ड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, ये भी एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, पीसीएस लेवल का ही क्वेश्चन है ये। व्हेन वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया लॉन्च्ड? दैट इज इन 1948। 48 में हमारे देश में पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50, सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। जो सेवा कर हम लोग दिया करते थे, जो अभी जीएसटी में शामिल हो गया, पूछ रहे वो किसके सिफारिश पर भारत में आया था? सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स था और अब तो वो जीएसटी में आ गया, सेवाओं पे लगता था, केंद्र सरकार के थ्रू सर्विस टैक्स लगाया जाता था। पूछ रहे हैं कि ये किसकी रिकमेंडेशन पे आया था? केलकर कमेटी, डॉक्टर राजा चलैया कमेटी, डॉक्टर मनमोहन सिंह कमेटी, डॉक्टर यशवंत सिन्हा कमेटी। सो द राइट आंसर इज डॉक्टर राजा चलैया कमेटी। ओके, और सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स था जो अभी फिलहाल जीएसटी में मर्ज हो गया है, सब्स्यूम्ड हो गया। अभी हम लोग जीएसटी देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो भी एक टाइप का आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। सो दिस वाज द सेशन। आई होप ये क्वेश्चंस आपको फ्रूटफुल होंगे, आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे, और हमारी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो वंस अगेन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।